हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन फिर से हाजिर। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हेलो अल्केन्स क्या है। उसके अलावा हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है और हेलो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पे हम आए थे। और मैंने आपसे ये कहा था कि हेलो अल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो जनरली दो टाइप का नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और दूसरे को हम कहते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो लास्ट क्लास में हमने मोनो हेलो अल्केन्स का कॉमन सिस्टम एज वेल एज IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि कॉमन सिस्टम में मोनो हेलो अल्केन्स का अगर आपको नाम लिखना होगा तो आपको अल्काइल का नाम पहले लिखना है, उसके बाद हैलाइड यानी उसका नाम लिखना है एज अल्काइल हैलाइड। और IUPAC सिस्टम में इनका नाम लिखते थे हम हेलो अल्केन्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स में दूसरे टाइप के जो हेलो अल्केन्स है उनका नोमेनक्लेचर, दैट्स डाइहैलाइड्स का। डाइहैलाइड्स या जिनको हम डाइहेलो अल्केन्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाइहैलाइड्स क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि वो कंपाउंड जिनके एक मॉलिक्यूल में दो हैलोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको जनरली हम डाइहैलाइड्स या डाइहेलो अल्केन्स कहते हैं। अब वो दोनों हैलोजन कहां पे जुड़े हैं उसके बेसिस पे हमने डाइहेलो अल्केन्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया था, और उन तीनों टाइप्स का कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर का जो मेथड है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इनको हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जिम डाइहैलाइड्स की। जिम डाइहैलाइड या जिनको हम सिंपली जिमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं या सिंपली जिम डाइहैलाइड्स। मैंने कहा था कि वो डाइहैलाइड जिनमें सेम कार्बन के साथ अगर दो हैलोजन एटम जुड़े होंगे तो उनको हम जनरली जिमिनल या जिम डाइहैलाइड्स कहते हैं। और जिम डाइहैलाइड्स का जब आपको नाम लिखना होगा कॉमन सिस्टम में, तो कॉमन सिस्टम में जिम डाइहैलाइड्स का अगर आपको नाम लिखना हो तो आपको कैसे नाम लिखना है? आपको लिखना है अल्काइलिडीन, ALKYL, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड लिखना है। अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, यहां पे अल्क वोट रूट रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितने कार्बन है ये रिप्रेजेंट करता है। और हैलाइड की जगह पे आपको उस हैलोजन का नाम लिखना है जो वहां पे प्रेजेंट होगा। जैसे Cl होगा तो क्लोराइड लिखोगे, Br होगा तो ब्रोमाइड लिखोगे, यानी उसका नाम लिखना है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। या डाइहैलाइड की जगह पे सिंपली आप हैलाइड भी लिख सकते हो, हैलाइड, अल्काइलिडीन हैलाइड भी लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, फर्ज कर लो इस बात कंपाउंड की बात कर लें, अगर कार्बन है, कार्बन के साथ फर्ज कर लो दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये जिम डाइहैलाइड हो गया, क्योंकि सेम कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, दो हैलोजन जुड़े हैं, तो ये जिम डाइहैलाइड हो गया। इस कंपाउंड का अगर आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है तो कॉमन सिस्टम में मैंने पहले कहा कि आपको लिखना है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। वोट ग्रुप यानी कितने कार्बन है, यहां पे एक ही कार्बन है, तो आप इसका नाम लिखोगे मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड, मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड, या सिंपली आप लिख सकते हो मिथाइलिन क्लोराइड लिखोगे तो भी गलत नहीं है। तो ये हो गया आप जिम डाइहैलाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे कर लोगे। और एक एग्जांपल साथ में करते जाएं। फर्स्ट करो इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखा होगा CH3C, इसके साथ Cl जुड़ा है और यहां पे H जुड़ा है, तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में अगर आपको नाम लिखना होगा, क्योंकि यहां पे कार्बन का नंबर 2 है, तो आपको जो वोट रूट आएगा वो आएगा इथ, तो आप नाम लिखोगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, या इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, या सिंपली इथाइलिडीन क्लोराइड भी लिख सकते हो। ये हो गया कि कॉमन सिस्टम में जिम डाइहैलाइड्स का आप कैसे नाम लिखोगे। अब हम बात करते हैं IUPAC सिस्टम में जिम डाइहैलाइड्स का कैसे नाम लिखेंगे। तो सिंपली याद रखें ना, IUPAC सिस्टम में आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद नंबरिंग फिल करनी होती है, और हैलोजेंस का नाम, हैलाइड का नाम पहले लिखना होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलो, जो हमने क्लास 11 में डिस्कस किया था। फर्स्ट इस कंपाउंड का अगर आपको IUPAC सिस्टम में नाम लिखना होगा तो यहां पे तो एक ही कार्बन है और उसी कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे जनरली डाइक्लोरोमीथेन। यहां पे क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए नंबरिंग की कोई जरूरत हमें नहीं है। इस तरह इस कंपाउंड का अगर आपको IUPAC नाम लिखा होगा
तो क्या लिखोगे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 है और इस कार्बन के साथ सेम कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पे नेचुरल बात है नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये पैरेंट चेन हो गई, तो नंबरिंग आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ये 1 ये 2, तो कार्बन नंबर 1 पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसलिए इसका आप जब नाम लिखोगे तो आप लिखोगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये हो गया कि आप कॉमन सिस्टम में एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम में जिंक डाइहैलाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के डाइहैलाइड्स का, दैट्स विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स का आप कैसे नाम लिखोगे। सबसे पहले तो इस आपको ये पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहैलाइड्स हैं क्या। मैंने आपसे कल भी कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था कि वो डाइहैलाइड्स जिनके एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर 2 हैलोजन जुड़े हैं, एडजेसेंट कार्बन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उनके साथ अगर 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, उनको हम जनरली कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स का कॉमन सिस्टम में नाम लिखने का तरीका यह है कि आपको यहां पे पहले वो ग्रुप लिखना है, कितने कार्बन है, उसके बाद क्या लिखना है, अल्काइलिन, अल्काइलिन, उसके बाद लिखना है डाइहैलाइड। यानी कॉमन सिस्टम में उसका नाम लिखने का तरीका है अल्काइलिन डाइहैलाइड। अगर हम एग्जांपल ले लें, फर्स्ट कर लो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी बात कर लें। अगर कार्बन के साथ फर्स्ट लो CH2, यहां से Cl है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे भी Cl है, इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होगा तो क्या देखो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो नेचुरल बात ये विसिनल डाइहैलाइड्स में आ गया। इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो फिर आपको देखना है कि कॉमन सिस्टम का नाम लिख रहे हैं, तो 2 कार्बन है तो वो टूट हो जाएगा इथ, है ना, तो क्या लिखोगे इथाइन, है ना, डाइक्लोराइड, इथाइन डाइक्लोराइड। इसी तरह अगर ये कंपाउंड होगा, फर्स्ट कर लो CH3 CH, यहां पे Cl होगा, यहां पे फर्स्ट लो CH2 और यहां पे भी Cl होगा, तो ये भी विसिनल डाइहैलाइड है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 हैलोजन जुड़े हैं। तो इनका कॉमन सिस्टम में नाम लिखोगे तो क्योंकि यहां पे 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोपाइन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। तो ये हो गया कॉमन सिस्टम में विसिनल डाइहैलाइड्स का हम कैसे नाम लिखना है। आपको लिखना है अल्काइलिन डाइहैलाइड, यानी इथाइन डाइ प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। क्लियर है। तो इसी तरह अब हम बात कर लें आईयूपीएसी सिस्टम में इन कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे। तो नेचुरल बात है यहाँ पे कार्बन का नंबर क्योंकि एक से ज्यादा है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये पैरेंट चेन होगी, तो नंबरिंग यहां से कर लो, यहां से कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्स्ट करो, यहां से हमने कर लिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 पे भी क्लोरीन है और 2 पे भी क्लोरीन है, तो आईयूपीएसी इसका जो नाम आएगा वो आएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो नंबरिंग आपको कहां से करना पड़ेगा, यहां से, क्योंकि आपको पता है नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से सबस्टेंट को लोवेस्ट नंबर मिले या फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहां से लोवेस्ट नंबर आ गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3, तो इसका आप नाम लिखोगे तो लिखोगे 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये हो गया आप विसिनल डाइहैलाइड्स का कॉमन सिस्टम में और आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नाम लिखोगे। तो अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स में, दैट्स पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, आप लोगों को हम लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट तो आपको CH2 की एक चेन होगी जिसमें कार्बन का नंबर 2 से ज्यादा होगा और उनके एंड्स में अगर हैलोजन जुड़ा होगा तो उनको हम जनरली कहते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। तो सबसे सिंपलेस्ट जो पॉलीमिथाइलिन होगा उसमें नेचुरल बात है CH2 कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो उसका अगर आपको नोमेनक्लेचर लिखना होगा कॉमन सिस्टम में तो क्या करना है, देखो CH2 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 और यहां से भी अगर Cl जुड़ा है और यहां से भी Cl जुड़ा है
तो इसका कॉमन सिस्टम में जब नाम लिखना होगा तो आपको क्या करना है, देखो इसको हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं मिथाइलिन्स। तो मिथाइलिन्स 1 2 3 मिथाइलिन है, तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन। तो डाइक्लोराइड की जगह पे क्या डाई क्या लिखना पड़ेगा, क्लोराइड, डाइक्लोराइड। में आपको क्या करना है, पहले मिथाइलिन का नंबर लिखना है, उसके बाद मिथाइलिन लिखना है और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट हैलाइड का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे Cl था तो डाइक्लोराइड लिखा, अगर यहाँ पे Br होता तो डाइब्रोमाइड लिखते, यहाँ पे अगर आयोडीन होता तो डाई आयोडाइड लिखते। तो ये हो गया कॉमन सिस्टम में पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स का कैसे नाम लिखेंगे। अब आईयूपीएसी में नाम लिखना होगा इस कंपाउंड का, तो सिंपल है, सबको पता है कि आपको इस पैरेंट चेन को नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग जहां से भी कर लो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से भी जो लोकेंस आएंगे, जो सबस्टिट्यूएंट्स के लोकेंस आएंगे 1 और 3 आएंगे, यहाँ से भी वही 1 और 3 आने वाले हैं। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी एंड से आप शुरू कर सकते हो। तो इसका जब नाम लिखोगे तो नाम क्या लिखोगे, क्योंकि 1 और 3 में Cl है तो हम लिखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम में 1,3 डाइक्लोरो। पैरेंट चेन में 3 कार्बन इसलिए प्रो, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, यानी 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, किसका, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कि कॉमन सिस्टम एज वेल एज आईयूपीएसी सिस्टम में ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड्स के कैसे नाम लिखोगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइहैलाइड्स का। ट्राइहैलाइड्स क्या होता है, यानी एक पॉलीहैलाइड है। नाम से पता चल रहा है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल एक ऐसा कंपाउंड जिसके एक मॉलिक्यूल में हैलोजन के 3 एटम जुड़े हैं, उनको हम जनरली कहते हैं ट्राइहैलाइड्स। तो ट्राइहैलाइड्स में एक पॉपुलर टाइप के ट्राइहैलाइड्स जो काफी मशहूर हैं, उन्हीं का हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है ये इस टाइप के CHX3। तो इनको जनरली हम कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं हेलो फॉर्म्स, हेलो फॉर्म्स। जैसे फर्ज कर लो, अगर ये है आपके पास CHCl3, यानी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म। इसी तरह अगर यहाँ पे Br होता तो ब्रोमोफॉर्म होगा, I होता तो आयोडोफॉर्म और F होता तो फ्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया कि कॉमन सिस्टम में ट्राइहेलो अल्केन्स ऑफ दिस वेरी टाइप, इनका आप कॉमन सिस्टम में कैसे नाम लिखोगे। और आईयूपीएसी सिस्टम में इनका नाम लिखना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका जैसे इसकी बात कर लें तो हम लिखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी एक ही कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन नाम लिखना पड़ेगा। अगर फर्ज करो ये कंपाउंड होगा CHBr3 होगा तो हम लिखेंगे ट्राइब्रोमोमीथेन। तो ये हो गया कि कॉमन सिस्टम में इस वजह से आईयूपीएसी सिस्टम में ट्राइहैलाइड्स का हम कैसे नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में हम अब बात कर लेते हैं फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का। फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड का क्या मतलब होता है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते थे उन सबको अगर हैलोजन ने रिप्लेस किया होगा तो उनको हम कहते हैं फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल में बता दूं, जैसे ये है CF3 CF2 CF3। इस कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो क्या है, जितने भी हाइड्रोजन है उनको फ्लोरीन ने रिप्लेस किया है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का अगर आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना होगा तो तरीका यह है कि आपको इस कंपाउंड का जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम के आगे पर हेलो लिखना है, पर हेलो। जैसे इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन होगा वो प्रोपेन होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन के आगे क्या लिखना है आपको, पर हेलो। हेलो यानी हेलोजन कौन सा है, यहां पे जैसे फ्लोरो है तो आप इसका नाम लिखोगे पर फ्लोरो, पर फ्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, पर फ्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। तो ये हो गया फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का आप कैसे नाम लिखोगे। अब आईयूपीएसी नाम इसी कंपाउंड का लिखना होगा तो नेक्स्ट बात आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कितने फ्लोरीन है 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखोगे ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। यानी इस
कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन एज वेल एज IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स की। हैलो अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स इंपॉर्टेंट है। ये मेनली एंट्रेंस में इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अमूमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कंसंट्रेट कर लेना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हैलो अल्केन क्या जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट क्या है उसका अंदाजा होगा। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि कोई सबस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में किस फॉर्म में आपको मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है या लिक्विड फॉर्म में मिलता है या गैसेस फॉर्म में मिलता है, उसको हम जनरली उस सबस्टेंस का फिजिकल स्टेट कहते हैं। और किसी भी सबस्टेंस का जो फिजिकल स्टेट है वो सबसे ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सबस्टेंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है। अगर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सबस्टेंस सॉलिड्स होंगे, बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो वो सबस्टेंस गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे, और बाइंडिंग फोर्स अगर न ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा न ज्यादा कमजोर होगा तो वो सबस्टेंस जनरली लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब हम हैलो अल्केन के फिजिकल स्टेट की बात कर ले तो हैलो अल्केन्स के में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वन वन फोर्स होंगे, बेशक ये पोलर हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो जनरली मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। यानी मॉलिक्यूल का अगर साइज छोटा होगा तो वन वन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, और मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा होगा तो नेचुरल बात है वहां पे वन वन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो हैलो अल्केन्स में जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं जैसे CH3Cl है, CH3Br है यानी क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, या क्लोरोइथेन की भी बात कर लें, या उसके अलावा कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जो हैं उन सब का जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। वो क्या है? गैसेस है। मगर जो हायर मेंबर्स हैं, जो हायर मेंबर्स हैं उनका जो वो नॉर्मल कंडीशन में या तो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और इसका जो सिंपल रीजन ये है कि इन मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वन वन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड हायर जो मेंबर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, तो उस वजह से उनमें वन वन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसलिए वो नॉर्मल कंडीशन में या तो लिक्विड फॉर्म में या तो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, दैट्स सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? होप आप लोगों को आइडिया होगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सबस्टेंस किसी और सबस्टेंस में कितना डिसॉल्व होता है, उसको हम जनरली उसकी क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। और हैलो अल्केन्स की अगर हम बात कर लें तो हैलो अल्केन्स सबको पता है कि पोलर होते हैं, क्योंकि हैलो अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है, और कार्बन के कंपैरिजन में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो नेचुरल बात है इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हैलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उस वजह से ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होगा। तो पोलर नेचर ऑफ दिस वेरी बॉन्ड की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हैलो अल्केन्स पोलर सॉल्वेंट, जैसे पानी, वाटर की बात करें तो वाटर में हमें लगेगा कि इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि हैलो अल्केन्स बहुत कम ही पानी में डिसॉल्व होते हैं, यानी हैलो अल्केन्स की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों है आप इस तरह समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखो फर्स्ट को हम कहें कि फर्स्ट को हमें ये देखना है कि ए बी में डिसॉल्व होगा कि नहीं, ए बी में डिसॉल्व होगा कि नहीं। क्या होगा,
ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड होगा प्योर स्टेट में, और बी और बी के बीच में भी कोई बॉन्ड होगा। जब इन दोनों की हमें सॉल्यूशन बनानी होगी तो क्या होगा, कुछ ए बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे ए और किसके बीच में, बी के बीच में, है ना। अब सबको पता है कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और इस बॉन्ड के बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, अगर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है, उतनी एनर्जी अगर इस बॉन्ड के बीच में, ए और बी के बीच में बॉन्ड के बनने की वजह से अगर रिलीज हो गई, तो हम कहेंगे ए बी में या बी ए में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी इस बॉन्ड की बनने की वजह से उतनी एनर्जी अगर रिलीज ना हो जितनी हमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जरूरत है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ए बी में या बी ए में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। तो हैलोअल्केन्स की बात कर लें, तो हैलोअल्केन्स के लिए मैंने कहा कि हैलोअल्केन्स पानी में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको इस तरह बता दूं। क्या होता है कि अगर हैलोअल्केन, प्योर हैलोअल्केन अगर आप ले लोगे, तो हैलोअल्केन का एक मॉलिक्यूल दूसरे हैलोअल्केन मॉलिक्यूल के जरिए साथ जुड़ा होगा थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर के एक जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक बॉन्ड के जरिए, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब इस हैलोअल्केन को हम पानी में डालेंगे तो क्या होने वाला है, हमें बॉन्ड बनने वाला है हैलोअल्केन और किसके बीच में, वाटर के बीच में। अब क्या होता है, हैलोअल्केन के बीच में जो बॉन्ड बन गया है, वो बॉन्ड, उस बॉन्ड के बनने की वजह से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है जितनी हमें इस बॉन्ड को, यानी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, उतनी एनर्जी इस बॉन्ड के बनने की वजह से रिलीज नहीं होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हैलोअल्केन्स जो है वो पानी में कम डिसॉल्व होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज्यादा कम होती है। ऑन द अदर हैंड, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जैसे ईथर की बात कर ले, अल्कोहल की बात कर ले, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर ले, बेंजीन की बात कर ले, उनमें हैलोअल्केन्स बहुत अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, काफी ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत हाई होती है, मगर पानी में, वाटर में हैलोअल्केन्स की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। होप डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या उसके अलावा जब हम पहला यूनिट पढ़ लेते हैं, दूसरा यूनिट सॉल्यूशन, उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट हम सिंपली कहते थे कि वो टेम्परेचर जहां पे किसी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता होगा, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते थे। और वो टेम्परेचर जहां पे किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता होगा, उस टेम्परेचर को जनरली हम कहते थे बॉइलिंग पॉइंट। होप आप लोग को ये भी पता होगा कि किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स किस तरह का है। अगर बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर बाइंडिंग फोर्स कमजोर होगा, तो उस कमजोर बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब हैलोअल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर लें, तो सबको पता है कि हैलोअल्केन्स इन कंपैरिजन टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स हैं, उनके कंपैरिजन में इनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आ रहा है, और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हैलोजन का साइज ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि हैलोअल्केन्स का जो मॉलिक्यूल का साइज वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के साइज से ज्यादा होगा। और मोर ओवर जो हैलोअल्केन्स है वो पोलर है, क्या है, पोलर है। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन के कंपैरिजन में हैलोअल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की हम बात कर लें, तो
तो उन ट्रेंड में सबसे पहले अगर हम बात कर लें, फर्स्ट करो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे हैलोअल्केन्स होंगे जिनमें हैलोजन सेम होगा मगर अल्काइल डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट करो हम बात कर लें, हमारे पास है CH3Cl, नेक्स्ट है CH3CH2Cl, नेक्स्ट है फर्स्ट कर लो CH3CH2CH2Cl। अगर इनकी हम बात कर लें, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा, किसका ज्यादा होगा, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका ज्यादा। यानी क्या हुआ, अगर हैलोजन सेम है तो अल्काइल पार्ट का साइज जितना बढ़ेगा, नेचुरल बात है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली क्या होगा, बढ़ेगा। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि अल्काइल पार्ट का साइज जितना बढ़ेगा यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की। अगर क्या होगा, अल्काइल पार्ट सेम होगा मगर हैलोजेंस अलग अलग होंगे। फर्स्ट हम बात कर लें, फर्स्ट हमारे पास ये CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। अगर इनकी बात कर लें, यानी क्या है, यहाँ पे अल्काइल सभी में सेम है मगर हैलोजेंस अलग अलग हैं, तो ये देखा गया कि हैलोजन का साइज जितना बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली बढ़ जाते हैं। यानी CH3F के कंपैरिजन में CH3Cl का मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसके कंपैरिजन में CH3Br का ज्यादा होगा और CH3Br से भी CH3I का ज्यादा होगा। और यहाँ पे भी रीजन वही है, क्योंकि हैलोजन का साइज जितना बढ़ेगा और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नेचुरल बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिक कुछ हैलोअल्केन्स की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट करो, अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड आपके पास ये है CH3 CH, फर्स्ट कर लो CH3 CH2Cl है, और तीसरा कंपाउंड फर्स्ट कर लो ये है CH3 CH3 और Cl है। यानी क्या है, ये देखो इन सभी कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, तो इनको हम कहेंगे आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स। अगर इनका आपको फर्स्ट करो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होगा, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई इसका होता है, उसके बाद इसका और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। तो ऐसा क्यों है, आप इस तरह समझ सकते हो। देखो यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहां पे एक ब्रांच है और यहां पे दो ब्रांच है, तो क्या हो रहा है, देखो बेटा जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल कंपैक्ट यानी सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उस वजह से जनरली हम कहते हैं कि ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस मॉलिक्यूल का कम होते जाए, यानी विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। तो ये हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और वेरियस कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह वेरी होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैलोअल्केन्स की। अब हम एक बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है दैट्स नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। यानी हैलोअल्केन्स में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होगा। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, हैलोअल्केन्स में जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, sp3 यानी इसके अराउंड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 4 में से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वो इस्तेमाल कर लेगा या तो कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया उसका वो इस्तेमाल करता है हैलोजन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक क्या बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसलिए याद रख लेना कि जो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा उसकी अरेंजमेंट भी जनरली टेट्राहेड्रल होगी। मगर याद रख लेना क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो
तो उस वजह से क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड्स को हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट बात है, हेलोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, इस वजह से उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसलिए इस पे थोड़ा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हम कहेंगे कि हैलोअल्केन्स में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो पोलर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इस बेसिस पे, क्योंकि ये बॉन्ड जो पोलर है उस वजह से नेक्स्ट बात है हैलोअल्केन बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, और वो तमाम केमिकल रिएक्शंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वेलकम बैक, दिस इज आवर सेकंड क्लास। हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने इंट्रोडक्शन करी थी। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने बहुत सारी चीजें करी थी, ठीक है। अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे हैं तो घर जाके आराम से अपने लास्ट क्लास को देखनी है, ठीक है। तो पहले क्लास आराम से करिएगा, उसके बाद इस क्लास को आराम से करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोई भी डाउट है तो मैसेज करें, कोई इशू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन भी है तब भी, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तब भी आपको मेरे को इंटीमेट करना है। ग्रेट, आप मूव ऑन टू दी टॉपिक की आपके पास ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल डिस्कस करे थे, ठीक है। आज हम करने जाएंगे कि अलजेब्रिकल वे क्या रहती है, ठीक है। अलजेब्रिकली हम कैसे करते हैं। इससे पहले जब भी आपके सिस्टम, ये जो है हमारे पास जो है ये सिस्टम है साहब, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस इज a2x प्लस this is b2y plus c2 is equal to 0। ये आपके पास पहला इक्वेशन है, this is the second इक्वेशन। इन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। वो अननोन कौन कौन सी है, x और y है, और दोनों की डिग्री क्या है सर, 1 है, इसीलिए लीनियर है, ठीक है। तो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है दोनों इक्वेशंस में, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल x एंड y है। कंप्लीट। अब क्लास में हमने जब भी रेशियो आपके पास है a1/a2 is not equal to b1/b2, in that case आपके पास क्या होनी है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी है, ठीक है। इंटरसेक्ट करनी है, ये हमने करा था, ठीक है। ग्रेट। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्या हुआ सर, a1/a2 if not equal to b1/b2, in that case सर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करता है तो हम कहेंगे ये जो कॉमन पॉइंट है इज द सॉल्यूशन। और हम जानते हैं 9th क्लास में कि दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही रहता, दो नहीं रहता है। तो वो जो कॉमन पॉइंट है दिस सॉल्यूशन, वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रहती है, यूनिक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन रहता है। अब सेकंड केस में क्या था सर, सेकंड केस में मेरे पास है a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। in that case ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड करता है, ठीक है, कोइंसाइड करता है। अगर जब कोइंसाइड करता है तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो दूसरे लाइन के ऊपर है, और दूसरे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो पहले लाइन के ऊपर है। तो हमारे पास क्या हुआ सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। जब भी सिस्टम का सॉल्यूशन रहता है इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों केसेस में आपके पास क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है, कंसिस्टेंट है सर, कंसिस्टेंट है। सेकंड केस में क्या आपके पास, थर्ड केस में क्या होनी है, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो वो दोनों लाइन क्या रहेगी आपके पास, क्या रहनी है, दोनों लाइन पैरेलल रहनी है, ठीक है। तो a1/a2 is equal to b1/b2 which is equal to c1/c2। in that case ये दोनों ओके सॉरी माफ करिएगा, हमारे पास जब भी ये रहता है तब क्या रहती है, कोइंसाइड करता है, माफ करना, जब ये रहती है तब कोइंसाइड करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हुआ सेकंड केस, वाला सेकंड केस नहीं था। थर्ड केस क्या हुआ सर, थर्ड केस अब रहती है
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 which is not equal to C1 upon C2. याद रखना जो हमने अभी ये जो कहा ये आपके पास जो है दिस इज ये वाला चीज यहाँ पे A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 हाँ सही है ना. इनफाइनाइट सोल्यूशन है. इन दैट केस आपके पास क्या रहेगी, कोइंसाइड करेगी. सही है कोई गलत नहीं था. अब क्या हुआ सर, थर्ड केस में है A1 upon A2 B1 upon B2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2. इन दैट केस आपके पास जो दो लाइन रहती है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहती है. तो यहाँ पे नो सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आना. मतलब क्या हुआ, कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं मिलेंगे जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ग्रेट. तो जब भी सोल्यूशन नहीं होता है इन दैट केस हम सिस्टम को कहते हैं दिस इज द इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो सिस्टम क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहती है. ग्रेट. अब सर नेक्स्ट मूव करते हैं algebraical way of solving pair of linear equation two variable. ठीक है, तो दूसरा आपके पास कौन सी है मेथड सर, algebraical मेथड है. ठीक है, तो क्या हुआ, algebraical मेथड है, algebraic मेथड है. ग्रेट. तो आपके पास क्या है, दिस इज द algebraical मेथड है. algebraical मेथड. algebraical मेथड में तीन चीजें हैं. ठीक है, सबसे पहला आपके पास है दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड सेकंड सर दिस इज सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहती है और एलिमिनेशन मेथड क्या रहते हैं. ठीक है, तो ध्यान से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है. क्लियर. अब आप रेशियो चेक करें, देखिए रेशियो चेक करें. हमने शुरू में कहा a1 अपॉन a2 सर 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -1. तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इन दैट केस इसमें क्या हुआ सर, जो दो लाइन आनी है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी. आपके पास सोल्यूशन क्या रहनी है, यूनिक सोल्यूशन आएगा. ठीक है, ये हम आपके पास पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन है. दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, तो सोल्यूशन क्या आनी है, यूनिक सोल्यूशन आएगा. ठीक है, लेकिन हमें क्या करनी है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है. ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम करेंगे किससे सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है. ठीक है, दिस इज द मेन मोटिव. तो करनी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, याद रखना स्टेप बाय स्टेप. इनमें से आप पहला स्टेप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए. पहले इक्वेशन लिया, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखने की कोशिश करें, चाहे x को y के टर्म्स में चाहे y को x के टर्म्स में. ठीक है, पहला काम ये करनी है. तो क्या करनी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है और सेकंड को फर्स्ट ये यहां पे फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इंप्लाइज फर्स्ट में से क्या करनी है सर, जो आपके पास y है इज नथिंग बट सर 4 माइनस x आया. क्लियर है, तो y इज नथिंग बट 4 माइनस x आया. इसको आप इक्वेशन मानेंगे, थर्ड इक्वेशन मानेंगे. कंप्लीट. y इन टर्म्स ऑफ x किया. अब क्या करनी है, आप जिस इक्वेशन को आपने यूज नहीं करा, किसको यूज नहीं करा, सेकंड इक्वेशन को, उसमें जहां जहां y है वहां पे 4 माइनस x आप पुट कर लीजिएगा. सब्स्टिट्यूट यही हुआ. तो सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4 माइनस x आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है. ठीक है, तो क्या हुआ, आपको क्या करनी है, आपने करनी है सर पुट y is equal to 4 minus what, x in second equation. ठीक है, y is equal to 4 minus x in second equation. ठीक है, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन था क्या, x minus y is equal to 3. ठीक है, सेकंड इक्वेशन x minus y is equal to 3. तो आपके पास सर x minus y is equal to 3 सेकंड इक्वेशन है. दिस इंप्लाइज जहां y है वहां पे ये पुट करनी है, x minus y की जगह पे सर 4 minus x is equal to 3.
अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहना है हमेशा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, इसको देखिए x नेगेटिव, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ 4, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज x यहाँ पे 2x हुआ, 2x नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज, आप आराम से सॉल्व करें, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हुआ। दिस इंप्लाइज x is equal to 7 divided by 2। तो ये आपके पास x आया। अब y कैसे करनी है, इसी x को इक्वेशन 3 में पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 3 ये है, y is equal to 4 minus x, यहां पे x के बदले में आपको 7/2 पुट करनी है। आपको क्या निकलनी है, y निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे पुट y is equal to 7/2 इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में आपको पुट करनी है। दिस इंप्लाइज, सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट x है, ग्रीक। तो पुट x इक्वल टू 7/2 इन, तो y इज इक्वल टू क्या रही है, y इज नथिंग बट 4 माइनस x, तो ये रहेगा सर 4 माइनस 7/2। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 4 2 8, 8 में से 7 गया तो 1, तो y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, 7/2 एंड y/2, ठीक है। तो आपके पास जो 7/2 एंड 1/2 जो आया, ये कहां पे लाई करती हैं, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों क्या, ये साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो आपके पास साइन आया, ये क्या आया, दिस इज ए सॉल्यूशन है, और ये हमेशा हम जानते हैं ग्राफिकली इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो हमने कैसे करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करा। तो कैसे करा सब्स्टिट्यूट में, एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपके पास है, या पहले इक्वेशन लीजिए या सेकंड इक्वेशन लीजिए, फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में आपको लिखने की कोशिश करनी है, वहां से और इक्वेशन निकल जाएगा, उसको आपको जो आपने यूज इक्वेशन नहीं करा उसमें पुट करनी है, ऐसा कुछ चीजें निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, ग्रेट। सपोज और एक क्वेश्चन लेते हैं सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास है सर, इसे सर 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है सर मेरे पास 4x प्लस या नेगेटिव y इज इक्वल टू, दिस इज 2 है। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मैं पहले इक्वेशन को लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल की टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखे या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या, मेरे पास क्या है सर, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, क्योंकि ये पॉजिटिव y उधर जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है इक्वेशन थर्ड। अब x इक्वल टू 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 कहां पे पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में, कहां, जहां x है। तो यहां x है, यहां पे आपको 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 पुट करनी है, ठीक है। तो यहां पे पुट करके देखते हैं, ठीक है, पुट करके आराम से देख लेते हैं क्या रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सर x की जगह पे, ठीक है, तो पुट x इन सेकंड में पुट करके देखिएगा साहब क्या है, ठीक है। तो आराम से करेंगे, 4 राइट, x क्या है सर 3 नेगेटिव y माइनस y डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद आगे क्या है, माइनस y इज इक्वल टू, दिस इज द 2 है। तो क्या हुआ, यहाँ पे y है दोनों में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहा। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 2 4, ये इक्वेशन बना 2 इंटू 3 माइनस y इज इक्वल टू 2। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है सर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को y से भी मल्टीप्लाई करें, तो क्या हुआ सर, 2 3 6, नेगेटिव ऑफ 2y, नेगेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2। यहां से क्या रहेगा सर, 6 नेगेटिव ऑफ 3y इज इक्वल टू 2। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। तो आराम से आप यहां से y की वैल्यू ले लें, जो y की वैल्यू आएगा उसको कहां पे पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। किसी को कोई डाउट, ग्रेट है। अब कंसीडर करें, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोई और एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं।
ध्यान से देखिए, मेरे पास है सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ध्यान से देखना, और मैं क्या करता हूं इक्वेशन को 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है कंप्लीट। अब आपको सॉल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले इक्वेशन लीजिए, सेकंड इक्वेशन लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इंप्लाई सर, फर्स्ट में क्या करनी है, फर्स्ट में आपको x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x लिखने की कोशिश करनी है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस x हो जाएगा, जो आपके पास आया उसको आपको इक्वेशन थर्ड करनी है, राइट। अब आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस x सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, तो क्या हुआ सर, दिस इज व्हाट, दिस इज 2x प्लस 2, y के बदले पे 2 माइनस x इज इक्वल टू 4, क्लियर है। तो ये हुआ सर, दिस इज 2x प्लस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 को x से भी मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4, क्लियर है, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज 2x है प्लस 2 इंटू x की जगह पे 2 माइनस x लिखा, y की जगह पे 2 माइनस x लिखा, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस दिस इज 4x है इज इक्वल टू 4 है, कंप्लीट, ग्रेट, ठीक है, ओके, ठीक है साहब। अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक है, पुट इन इक्वेशन x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x प्लस 2 इंटू y की जगह पे 2 माइनस x हुआ, 2 2 जा 4, यहां पे 2x, हाँ यहां पे गड़बड़ करी, यहां पे क्या रहा, दिस इज दी 2x है, ठीक है, ग्रेट, यहां पे नेगेटिव ऑफ 2x आ गया, क्लियर है। अब ये 2 2 ये 4 4 कैंसिल, ये 2 is to x कैंसिल, LHS में 0 RHS में 0, यहां पे 0 इज इक्वल टू 0 रहा। अब क्या हुआ, परेशान नहीं होना, हमारे पास x और y नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, राइट हैंड साइड में वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई रियल वैल्यू है, अब आपको चेक करें इन दैट केस क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। हाँ, 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू है, तो ये जो स्टेटमेंट जब आप ट्रू होते हैं, जब आप ट्रू स्टेटमेंट आपके पास निकल के आती है, तो हम कहेंगे सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब ये जो दो लाइन है आपस में पैरेलल है। हाँ है भी, क्यों, देखिए फर्स्ट इसको देखिए क्या करना है, आप जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये जो दो लाइन है आपस में क्या रहनी है, आपके पास कोइंसाइड करनी है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन रहेगा। तो ट्रू है तो क्या हुआ सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। तो लाइन जो है दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे सॉल्व करते करते आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ होता, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कुछ होता है, क्या, जैसे मान लीजिए सर 9 इज इक्वल टू 0 आया, क्या ये जरूरी है, क्या ये मुमकिन है 9 इज इक्वल टू 0 आना मुमकिन है, नहीं, क्योंकि 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स है। इन दैट केस आपके पास सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो यहां पे क्या रहेगा, नो सोल्यूशन रहेगा, यानी दो लाइन है आपस में पैरेलल रहनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आराम से सारी चीजें डिस्कस कर ली है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है, ठीक है, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो नेक्स्ट सिस्टम क्या रहेगा सर, नेक्स्ट आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, दिस इज द सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिकली, वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, निकाल के फेंक देंगे है आपको, ठीक है। इसको भी समझेंगे हम कोई भी दो इक्वेशन को लेके, ठीक है, कोई भी नॉर्मल इक्वेशन को लेके आराम से आप समझेंगे क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन वैसा है, देखिए मेरे पास है x प्लस, बहुत सिंपल सा लेते हैं, अभी जो लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और मेरे पास है सर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज द इक्वेशन सेकंड है। जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ध्यान रखना है,
दोनों इक्वेशंस में या तो x की कोएफिशिएंट्स को सेम करनी है या तो y की कोएफिशिएंट्स को सेम करनी है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने है, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड में x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो सेम नहीं है। यहां पे हमने करनी है, सपोज मान लीजिए x की कोएफिशिएंट को सेम करनी है दोनों इक्वेशंस में, तो कैसे सेम करेंगे? आपको यहां पे 5 आनी है, यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 आनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो मैं क्या करता हूं, इंटायर इक्वेशन को, मैं इस इंटायर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 यहां पे 1 है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 2 10। तो इंटायर से करनी है, सबको करनी है, इससे नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम, सर दिस इंप्लाइज फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन हुआ। और सेकंड इक्वेशन जैसे तैसे इसको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं, क्या है सर? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब आपके पास x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करनी है आपको। यहां पे आपको क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 पॉजिटिव 5x नेगेटिव 5x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 5 माइनस 2y, हमेशा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है। 5y में से 2y नेगेटिव किया तो कितना आया? माइनस किया तो कितना आया? 3y, राइट। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 आया। तो मैं इसको इधर लिखता हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 आया, 3 1 3 3 2 6, y इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, जब y निकल गया तो या पहले इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें। आपके पास क्या आनी है? x आनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन में पुट करता हूं, यहां पे पुट करता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस 2, x इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां पे पुट करेंगे तो x प्लस y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो 2,0 आपका क्या है? सोल्यूशन है। हमने क्या करा? एलिमिनेट करा। देखिए, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, होता क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकल के आती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, देखिए यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया, y is equal to 6 upon 2 या 3y is equal to 6, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? y है। ठीक है, तो आराम से आप इसको सॉल्व करें, आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। जब आप इसको आगे फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी पुट करें, आपके पास अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आते हैं, जो सॉल्व करना आपके पास आसानी रहती है। ठीक है, तो चाहे एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, आपको क्या करनी है? हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो आपके पास ग्राफिकली सॉल्व किया आपने, अलजेब्रिकली आपने दो मेथड लाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अलजेब्रिकल मेथड में ये तीसरा है, बस ये लास्ट है। ठीक है, तो तीसरा मेथड क्या रहेगा सर? तीसरा मेथड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखना है, हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या रहती है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपके पास है, ये रहती है क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, यहां पे x की कोएफिशिएंट a1 है, y की कोएफिशिएंट a2 है, इसका b1 b2 है। मान लीजिए आप y के कोएफिशिएंट दोनों में सेम करना चाहेंगे, तो क्या करोगे? इस इंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस इंटायर इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इंटायर इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y की जो कोएफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है, और y का जो कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में उसको इंटायर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप ऐसा करते हो आपके पास y की कोएफिशिएंट निकल के आती है, फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ फॉर्मूला बन के आती है, वो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, नोट, यहां पे मैं नोट लिखता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो नोट क्या रहेगा सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा जब भी यूनिक सोल्यूशन रहती है, ओनली फॉर यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक यानी एक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता हो,
ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इन दैट केस हमें ये अप्लाई करनी है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होना है। ठीक है, तो जब भी यूनिक सोल्यूशन आनी है आपको क्या करनी है, ये आपके पास ये मेथड आपको लगानी है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या रहता है? यूनिक सोल्यूशन क्या रहता है, देखिए ध्यान से, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा है अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखिएगा। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब आप इनको क्रॉस अप करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज, इसको क्या हो जाएगा सर, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज नॉट इक्वल टू, ये उधर जाएगा b1 a2। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले आइए, तो ये हुआ सर a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू, क्या रहा उधर, 0। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसको आप सही से एनालाइज कीजिएगा। a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी ऐसा रहता है आपके पास यूनिक सोल्यूशन रहता है, जब भी ऐसा रहता है आपके पास क्या रहनी है, यूनिक सोल्यूशन। अब यही चीज निकल के आएगा कि जब आप क्रॉस करेंगे तो ये चीज कहां पर आपको नजर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 ये याद रखना। ठीक है, अब जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चेक करें कि यूनिक आता है कि नहीं आता। आता है तो नेक्स्ट आपको ऐसे मूव करनी है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म अगेन और एक बार लिखेंगे। ठीक है, दोबारा से जनरल फॉर्म। ठीक है, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, शाबाश। दूसरा है दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, दिस इज द मेथड है। ठीक है, वे ऑफ सॉल्विंग है। ठीक है, कैसे आता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कैसे सॉल्व करनी है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको लिखनी है यहां पे x है, y है, 1 लिखनी है। सबसे पहले y की कोएफिशिएंट लिखिए b1 b2, दिस इज सर b1 b2। उसके बाद c1 c2 लिखें, c1 c2। उसके बाद a1 a2 लिखें, दिस इज a1 a2 a1 a2। और लास्ट में आपको b1 b2 अगेन रिपीट करनी है, b1 b2 है। क्लियर? b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, बहुत सिंपल सा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y, इन दोनों के बीच में 1 है। ठीक है, क्रॉस करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से करना। देखिए मैं क्या करता हूं सर, मैं क्या करता हूं, कलर चेंज करता हूं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, और मैं कलर चेंज करता हूं इन दोनों के लिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको नेगेटिव साइन का यूज करनी है। ठीक है, तो जब आप यहां पे ये कलर जब आप यूज करोगे तो नेगेटिव साइन करनी है। समझ में आ रहा है चीजें? क्लियर है? ठीक है, तो हमें चाहिए x चाहिए, y चाहिए। ठीक है, तो हम क्या किए सर, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और 2-3 एरोस लगाए। ठीक है, ब्लू कलर का और ये रेड कलर का। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। ठीक है, ग्रेट। अब क्या करेंगे, यहां पे x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू क्या करनी है, क्या आपको क्या करनी है, x इज इक्वल टू, ओके सॉरी, ठीक है, x डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, b1 c2, जब आप रेड वाले को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे नेगेटिव लगेगा, ये नेगेटिव लगनी है, b2 c1 है, which is equal to y divided by, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2 है, तो c1 a2 अगेन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि रेड वाले को मल्टीप्लाई करनी है, c2 a1 is equal to 1 divided by, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है, a1 b2, ठीक है, नेगेटिव ऑफ b1 a2 है। क्लियर है? यहां तक समझ आया? उसके बाद आपको क्या करनी है, जब आप ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब पहला वाला और लास्ट इक्वल है, सेकंड और लास्ट इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, इसको अगेन मिटाता हूं। ठीक है, तो यहां से हमें चाहिए सर, यहां से हमें चाहिए x, तो फर्स्ट और लास्ट को कंप्यूट कीजिएगा, तो x इज इक्वल टू, जब आप इसको क्रॉस करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपके पास निकल आया, x निकल आया। y चाहिए तो सेम, y इसको यहां पे जो डिनोमिनेटर में जो चीज है, रियल नंबर है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करें तो y निकल जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, जो कि हमने कहा ये वाला फैक्टर a1 b2 माइनस b2 a1, जब भी आपके पास रैशनल नंबर रहती है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वह हमारे पास गारंटी देती है कि चूंकि यूनिक सोल्यूशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हमने वहां से कंडीशन पढ़ा था कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा था, तो आपके पास x और y यहां से आपको निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे रुकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं। ठीक है, ये आपके पास हमने करा ये क्या, हाँ ये वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो a1 b2 माइनस b2 a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए। जब आपके पास ये है तो आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप पोस्ट कीजिएगा। तब कल फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।